जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ कंडक्शन. ठीक है, प्रीवियस लेसन में हमने कंडक्शन के बारे में स्टडी किया था. दैट कंडक्शन इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. और फिर हमने कंडक्शन को 2 डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया था. डू यू रिमेंबर वो फॉर दोस्त? कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन. ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र थे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. फिर हमने कहा था कि कंडक्शन 2 वेज से या 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस में टेक प्लेस करती है. एक नॉन मेटल्स में, एक मेटल्स में. एक मेटल्स में. ठीक है, नॉन मेटल्स में और मेटल्स में. और दोनों में डिफरेंस क्या था हमारे पास? देखो, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आपने एक चीज़ याद रखनी है. अगर वो आपसे पूछे कंडक्शन इन नॉन मेटल्स, आपने सिर्फ एक चीज़ लिख के आनी है: इट इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या वाइब्रेशन ऑफ एटम्स. ठीक है, सिर्फ ये चीज़ लिख के आनी है. इसकी को एक्सप्लेन करना है. कैसे एक्सप्लेन करना है? आपको 3 to 4 लाइन्स मैंने उसमें वर्कबुक में ऐड करवा दी थी डेफिनेशन के नीचे. अच्छा, अगर आपसे वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन द कंडक्शन इन मेटल्स, तो एक ये वाला पॉइंट तो लिखना ही लिखना है. ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लिखना ही लिखना है. एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा लिखना था? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए. अगर मेटल्स का पूछे, फर्स्ट वन तो दोनों में सेम है कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, दे डिस्टर्ब द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. ये तो दोनों में ही आएगा. लेकिन मेटल्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, दैट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये पीछे हमने थ्योरी में थोड़ा सा किया था. देन वी हैव अ सैम्पल क्वेश्चन related to conduction. So I'm going to raise off this one. ये मैं raise off कर देता हूँ यहाँ से. So एक experiment आपको given है यहाँ पे. A student compares the conduction of heat through different metals. Figure 3.1 shows the apparatus used. ठीक है, अब ये कंटेनर सा था आपके पास, उसके अंदर एक हॉट वाटर उसने ऐड किया हुआ है और साथ उसके अटैच किए हुए हैं डिफरेंट मेटल रॉड्स. ये रॉड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ऑल 4 ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स. कोई एल्यूमिनियम का हो सकता है, कोई जिंक का, कोई कॉपर का, कोई आयरन का. सो डिफरेंट मेटल्स के बने हैं. अच्छा, 4 rods of different metals, each have one end fixed through a cork into a metal box. देखो, ये वाले एंड इनके फिक्स है मेटल बॉक्स के साथ. द मेटल बॉक्स कंटेन्स हॉट वाटर. ठीक है, उसके अंदर हॉट वाटर ये हमने रखा हुआ है. ईच रॉड हैज़ अ पी अटैच टू इट बाय अ वैक्स. तो यहाँ पे हमने कोई एक जो है पी लगाया हुआ है. ठीक है, सो इससे हमें पता लगेगा कि कंडक्शन किस में ज़्यादा और ये है किस में कम. अच्छा, अब इसका पार्ट ए है. हीट फ्रॉम द हॉट वाटर इज कंडक्टेड टू द एंड ऑफ ईच रॉड. डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द वैक्स एंड टू द पी ऑन वन ऑफ द रॉड्स. तो यानी उसका जो इफ़ेक्ट होगा कंडक्शन का, कंडक्शन की वजह से वैक्स पे और पी पे क्या इफ़ेक्ट होगा. सो यू सी, आपकी जो हीट एनर्जी है यहाँ से, पहले आपका ये एंड सब मेटल्स का हीट अप हो जाएगा. देन हीट एनर्जी वुड फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टूवर्ड्स द कोल्ड एंड, और वहाँ पे जो वैक्स है आपकी वो मेल्ट हो जाएगी और इवेंचुअली आपका पी क्या होगा, इट वुड फॉल ऑफ. सो हीट फ्लोज. 1 mark है, सो यू डोंट नीड टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन. सो आप सिर्फ लिख दो wax melts, जी. on the other end melts and the P falls off. जी. ठीक है, चलो let's move on to the next one. Part B. State 2 factors
that should be same for all the rods in this experiment. देखो हमने सिर्फ ये देखना है कि इन डिफरेंट मेटल्स के लिए या डिफरेंट मेटल्स में से कौन सा मेटल हीट जल्दी कंडक्ट करता है. तो इसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं रॉड्स के जो सेम होने चाहिए ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके सारे मेटल रॉड्स में. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसी है आपकी, ये आपका इस तरह से एक ट्रैक है. ठीक है, यहाँ पे देयर इज़ अ रेस बिटवीन 3 पीपल. ठीक है, वो तीनों बंदे रेस यहाँ पे उन्होंने रेस करने अगेंस्ट वन अनदर, और हम विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दीज 3 पर्सन इज़ फास्टर और इज़ द फास्टेस्ट. अच्छा, उस रेस को फेयर बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो तीनों रेसर्स के लिए सेम होनी चाहिए. देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकती हो कि ऑल 3 ऑफ द कैंडिडेट्स शुड बी कवरिंग द सेम डिस्टेंस. ये तो नहीं कि एक को हम कहें कि भाई तुमने कवर करना है 200 मीटर्स, दूसरे वाले ने कवर करना है 100 मीटर्स, तीसरे ने कवर करना है जी 50 मीटर्स, और जिसने पहले कवर कर लिया वो तेज़ होगा. इट इज़ नॉट अ फेयर कंपैरिजन, क्योंकि ऑब्वियसली द हाई चांसेस आर जिसने 50 मीटर्स कवर करना है वो पहले कर लेगा. सो वन ऑफ द फैक्टर दैट शुड बी सेम कि तीनों को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़े. ठीक है, एक और मैं आपको फैक्टर बताता हूँ. इसके अलावा आप इस सिचुएशन में ये आपका पॉइंट ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में ठीक है कि वो जो आपने पी अटैच किया हुआ है उसका मैथ सेम हो, उसमें ये वैलिड है बिल्कुल. तो ये फिर एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि वो जो हमने पी अटैच करना है उसका सब में जो अटैच किया उसका मैथ सेम हो. ठीक है, अदर देन दैट इसके अलावा आपका क्या एक फैक्टर हो सकता है. देखो, कैन आई से कि वो जो रॉड्स की लेंथ है वो भी सेम हो. एक ये भी तो पॉइंट बन जाएगा ना आपका कि सारे रॉड्स की लेंथ सेम हो ताकि हम एक फेयर कंपैरिजन कर सकें. अगर लेंथ डिफरेंट होगी वो इसी तरह है कि आप एक रनर को कहो कि तुमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और दूसरे को तुमने कम डिस्टेंस कवर करना है, जिसने पहले कर लिया वो जीत जाएगा. दैट इज़ नॉट अ फेयर कंपैरिजन. सो व्हाट वी कैन राइट इज इक्वल लेंथ ऑफ द रॉड्स. अच्छा, then we have the part D. The student is asked to suggest an improvement to the experiment. He suggests placing several pieces along each rod as shown in figure 3.2. अच्छा, उसको किसी ने कहा कि स्टूडेंट को कहा कि आप इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर करने के लिए क्या सजेस्ट करते हो. तो उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट अटैचिंग वन पी वी कैन अटैच डिफरेंट पीस एट द रॉड. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस गिव्स ए बेटर कंपैरिजन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, तो इसमें अगर आपने कंपेयर करो इसको प्रीवियस सिचुएशन से जिसमें आपने एक सिंगल पी अटैच किया हुआ था, तो ये वाला बेहतर क्यों है उससे. कि अगर आपने सिर्फ एक पी अटैच किया होता ना तो ये भी हो सकता है कि उसमें एक्सीडेंटली किसी रॉड के साथ आपने वैक्स ज़्यादा लगा दी हो और दूसरे रॉड के साथ आपने वैक्स कम लगा दी हो, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा. और सिंस एक रॉड के साथ सिर्फ एक पी अटैच था और अगर उसमें एरर आ गया तो पूरे एक्सपेरिमेंट में ही एरर आ जाएगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लेंटी ऑफ पीस यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है चलो एक में तो आपके पास गलती से आपने ज़्यादा वैक्स लगा दी, लेकिन यू स्टिल हैव अदर ऑप्शंस जिससे आपको उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पता लग जाएगा. एक में बाय मिस्टेक अगर गलत भी लग गई है, कम ज़्यादा भी लग गई है, लेकिन यू स्टिल हैव अदर ऑप्शंस. तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ एक पी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. यहाँ पे आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा. सबसे पहले ये मेल्ट होगा, फिर आपका ये मेल्ट होगा,
और अगर एक्सीडेंटली उसके बाद थर्ड वाला मेल्ट होना चाहिए, लेकिन अगर लेस से लास्ट वाला हो जाता है, सो यू कैन फिगर आउट कि इस पे हो सकता है आपने वैक्स बहुत कम लगा दी हो, वो वैसे ग्रेविटी की वजह से गिर गया हो। जी। सो इससे आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको फ्रेज करता हूँ, यू कैन राइट इट डाउन। इस तरह की सिचुएशन से आपको ये होगा कि आप हर रॉड के लिए एक ग्राफ बना सकते हो कि हर रॉड का पहला जो पीस था वो कहाँ से गिरा, कितने टाइम के बाद गिरा, दूसरा कितने टाइम के बाद गिरा, तीसरा कितने टाइम के बाद गिरा। देन यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स फॉर ईच एंड एवरी रॉड, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। So anyway, moving on to the next one. An experiment is set up to find out which metal is the best conductor of heat. Balls are stuck with a waxed rod made from different metals as shown in diagram X. देखो पहले वाली सिचुएशन उससे सिमिलर सिचुएशन ही है। The rods are heated at one end. Some of the balls fall off, leaving some as shown in the diagram Y. Which label metal is the best conductor of heat? देखो यहाँ से आप ये डिफरेंट आपके पास 4 मेटल्स हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों को आपने इस साइड से हीट किया है, नीचे वाले एंड से उन्हें हीट किया है सबको, और सारों के साथ आपने बॉल्स अटैच की थी विद द हेल्प ऑफ अ वैक्स। जो मेटल ए था उसमें 4 में से 3 बॉल्स हैव फॉलन डाउन और सिर्फ एक रह गई है। बी में आपकी एक गिरी है, 3 रह गई है। सी में 2 गिरी हैं, 2 रह गई हैं। डी में कोई भी नहीं गिरी। सो विच वन डू यू थिंक इज़ द बेस्ट कंडक्टर? सबसे ज़्यादा गिरी हैं। यस, वेरी गुड। देखो मेक सेंस कि जिसमें सबसे ज़्यादा गिरी है, इसका मतलब यही है कि उसने हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर ली और उसकी वैक्स जल्दी मेल्ट हो गई और उसकी बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा गिर गई। सो ए इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर विद दिस? जी। A rod is made up of copper and wood joined together. After the rod is heated at the joint, यानी आप इसको अब यहाँ से हीट कर रहे हो, इस जगह से। Join in the center for about a minute. Where would the lowest temperature be? यानी आप इस जगह से आपने उसे हीट किया, तो सबसे कम टेम्परेचर किस पॉइंट पे होगा? पॉइंट ए पे, या पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, या पॉइंट डी पे? देखो सबसे पहले आपको यू कैन एलिमिनेट दी ऑड ऑप्शंस जो कि बिल्कुल ही मेक सेंस नहीं करती। फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी एंड सी, आपने बताना है विच पॉइंट हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। सो ये जो ऑप्शन है आपकी बी और सी, ये तो बहुत करीब है आपकी हीट सोर्स के। सो इनका टेम्परेचर तो जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। सो बी और सी तो हो नहीं सकता। एम आई राइट? अब आपने कंपेयर करना है बिटवीन ए एंड डी। देखो कॉपर आपकी क्या है? मेटल है, और वुड है आपकी नॉन मेटल। और मेटल में हमने स्टडी किया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट ओनली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी। मेटल्स आर बेटर कंडक्टर क्योंकि उनमें कंडक्शन 2 डिफरेंट वजह से होती है। एक तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सेकंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कंडक्शन जल्दी हो जाएगी, और डी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो द लोएस्ट टेम्परेचर वुड बी ऑफ ए। अच्छा, सो हियर वी हैव द थर्ड वन। अ पर्सन होल्ड्स अ ग्लास बीकर इन वन हैंड एंड fills it quickly with hot water. It takes several seconds before his hand starts to feel the heat. Why is there this delay? Glass is a poor conductor of heat. Okay. Glass is a good conductor of heat. गुड वाली तो ऑप्शन है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गुड वाली ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कहा है इट टेक्स सेवरल सेकेंड्स बिफोर हिज हैंड स्टार्ट्स टू फील द हीट, यानी उस पर अभी कुछ सेकंड लगेंगे,
उसके बाद जाके उसको जो है हीट फील हो रही है. सो देयर इज़ अ डिले की बात है, तो इसका मतलब है कि गुड कंडक्टर वाला तो हो नहीं सकता. जी सो आई एम गोइंग टू रेज ऑफ बी एंड यहाँ से डी भी रेज कर देते हैं. सो जी यू लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस. Glass is a poor conductor of heat, or the जी second one is water is a poor conductor of heat. जी अब देखो, आपका जो वाटर है वो तो पहले ही हॉट करके हमने डाला हुआ है उसमें, तो वाटर की कंडक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे. क्या आपका जो हैंड है, थिंक अबाउट इट, आपका हैंड क्या वाटर को डायरेक्टली टच हो रहा है या आपने ग्लास को टच किया हुआ है? ग्लास को टच किया हुआ है. हमने तो ऑब्वियसली ग्लास को होल्ड किया हुआ है ना, वाटर को डायरेक्ट तो हमने होल्ड किया ही नहीं है. सो होगा क्या इसकी वजह से, द ग्लास इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, जी क्योंकि ग्लास में जल्दी से हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई और हमारे हैंड तक नहीं पहुंची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वेक्शन है, ये वर्ड कन्वेक्शन, दिस इज़ द सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन आवर सिलेबस. कंडक्शन जी के बाद कन्वेक्शन. और जो कन्वेक्शन है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर due to movement of the liquid molecules or the fluid molecules. ठीक है, this is the most important pointer. Convection is the mode of heat transfer जिसमें liquid molecules या gas molecules actually move करते हैं from one place to another. ठीक है, conduction में actually नहीं move करते. conduction में सिर्फ molecule vibrate करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. लेकिन कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंटर नंबर 1. आपको 1 मार्क के लिए अगर डेफिनेशन आती है, आपने एज इट इज़ ये लिख देना है पेपर में. और इसके अलावा एक पॉइंटर ये है, कन्वेक्शन ये एक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कंडक्शन एंड एडवेक्शन. ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है आपका वर्ड कंडक्शन एंड एडवेक्शन. ये लिखना है. ये वर्ड के ऊपर आप लिख लो, जहाँ पे ये कन्वेक्शन जो लिखा है ना, आपने इसके ऊपर यहाँ वाली पे स्पेस पे. हाईलाइट किया हुआ है इसके नीचे. यस यस एग्जैक्टली, कंडक्शन एंड एडवेक्शन. सो इन दो वर्ड से मिलके आपका कन्वेक्शन बनता है. कंडक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी किया, कंडक्शन का क्या मतलब था, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफ़र होती है. एडवेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन इज़ द बल्क फ्लो ऑफ द लिक्विड ऑफ द फ्लूइड, यानी एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्लूइड के, और इस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ एडवेक्शन. लेकिन ये आपके इतना सिलेबस में दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस फॉर दिस वन. द सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंटर इज़, जो कि आपकी नेक्स्ट लाइंस है यहाँ पे, कन्वेक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन, इसमें आपने लिखना है लिक्विड्स एंड गैसेस. पता लग गया ना किधर लिखना है, जी लिक्विड्स एंड गैसेस. और लिक्विड और गैसेस को कलेक्टिवली हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया करेंगे, फ्लूइड्स. जी सो व्हेन आई से द वर्ड फ्लूइड्स, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बिकॉज लिक्विड्स एंड गैस बोथ कैन फ्लो, इसलिए हम उन्हें कहते हैं फ्लूइड्स. जी सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that can flow. Liquids as well as gases can flow from one place to another, इसलिए उन्हें हम कहते हैं fluids. जी अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंटर आ रहा है, what is convection current. This is the most important question of this topic, convection current. और ये आपका क्वेश्चन आता है easily 3 to 4 मार्क्स का. ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसके स्टेप्स हैं, एज इट इज स्टेप्स आपने मेमोराइज करने हैं इसके. आई विल एक्सप्लेन एज वेल. टू अंडरस्टैंड द कन्वेक्शन, so what I'm going to do is
यहाँ पे एक कंटेनर प्लेस करते हैं ऐसे. So this is a container and the container contains some liquid. के अंदर liquid आ गया. Then we are trying to heat up the liquid from the bottom. ठीक है, इसको हमने heat source यहाँ पे add किया at the bottom. अब होगा क्या, the liquid molecules at the bottom would be heated up first. सबसे पहले हीट आपका कौन सा पोर्शन होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये कंटेनर खुद हीट अप होगा. आप लिक्विड को हीट अप करना स्टार्ट करोगी तो जो बॉटम पार्ट ऑफ द लिक्विड है वो सबसे पहले आपका हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा. ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम वुड बी हीटेड अप फर्स्ट. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंटर होगा जो आपने लिखना होगा कि द लिक्विड एट द बॉटम हीट्स अप. ये फर्स्ट आपका स्टेप हो गया. अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप में आपका ये है कि जब आपका लिक्विड एट द बॉटम हीट अप होगा, एक चीज़ हमने इससे प्रीवियस टॉपिक एक पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन. व्हेन यू प्रोवाइड हीट टू अ सब्सटेंस इट एक्सपेंड्स. पढ़ा था हमने थर्मल एक्सपेंशन वाला. तो आपका जो लिक्विड है एट द बॉटम वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा. जब आपका लिक्विड एट द बॉटम एक्सपेंड हो जाए, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी कम हो गई है. सो दैट लिक्विड वुड बिकम लेस डेंस. इट्स डेंसिटी, yes, Less denser. it becomes less dense. ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेंसिटी इक्वल्स मास ओवर वॉल्यूम. और अगर आपका लिक्विड एक्सपेंड हुआ है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. सो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज वॉल्यूम इज इन डिनोमिनेटर. अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इट बिकम्स लेस डेंस के आगे पॉइंट नंबर 4. जो पोर्शन ऑफ द लिक्विड, द पार्ट ऑफ द लिक्विड दैट बिकम्स लेस डेंस, वो आपका राइज अप होगा. सो नेक्स्ट पॉइंटर इज इट राइजेज अप. उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो आपका क्या हुआ, राइज अप हुआ. व्हाट अबाउट द कोल्ड वाटर. अगर हॉट वाटर राइज अप हो रहा है तो कोल्ड वाटर किधर को आएगा, नीचे की तरफ. वेरी गुड. सो द कोल्ड वाटर जो नीचे की तरफ है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कोल्ड वाटर सिंक्स. का होगा क्या, इनसाइड द लिक्विड आपका हॉट वाटर ऊपर जाता रहेगा. हॉट वाटर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से. सो हॉट वाटर आपका ऊपर जाएगा ऐसे, और जो आपका कोल्ड वाटर है वो आपका आता रहेगा नीचे ऐसे. तो रेड वाला इज अ हॉट वाटर, ये आपका राइज अप होगा. कोल्ड वाटर आपका ब्लू वाला है, कोल्ड वाटर सिंक्स टू द बॉटम. इसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन करंट टेक्स प्लेस. ये आपने याद करके लिख देने. अच्छा, सम टाइम्स क्या होगा, वो रिप्लेस कर देंगे लिक्विड को गैस से. फिर स्टेप्स मुझे बताओ तो क्या स्टेप्स हो जाएंगे. फर्स्ट वन से स्टार्ट करो ज़रा. यस, एग्जैक्टली, जहाँ पे आपका लिक्विड आ रहा है और वहाँ पे आपने गैस लगा देना है. अच्छा, व्हाट इफ़ दे आस्क यू फॉर द सॉलिड, फिर क्या स्टेप्स होंगे. पहले सॉलिड को मेल्ट करना पड़ेगा. ओके, वेरी गुड. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू, लेकिन आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि सॉलिड के लिए ये आपकी डायरेक्ट
स्टेप्स यूज़ ही नहीं होंगे क्योंकि कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होगी, पहले सॉलिड को मेल्ट करना पड़ेगा. सो जब वो सॉलिड आपका मेल्ट होकर लिक्विड बना, देन यू राइट ऑल ऑफ दी स्टेप्स. अब इस तरह से है कि आपके पास कंटेनर था, द कंटेनर कंटेन्स लिक्विड, वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक हीटर लेके, इलेक्ट्रिक हीटर देखा हुआ है, जी इलेक्ट्रिक हीटर लेके हम इसे हीट कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर से हम इसे हीट कर रहे हैं, लेकिन वी आर हीटिंग दी वाटर एट द टॉप, टॉप पे हम उसे हीट कर रहे हैं. सो इस सिचुएशन में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर, कन्वेक्शन करंट डज नॉट टेक प्लेस. इसकी रीज़न क्या है कि आपने इसे लिक्विड को हीट किया टॉप पे, टॉप से उसे हीट किया. सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे एट द टॉप ऑफ द सरफेस या एट द सरफेस, उन्होंने राइज अप होना था, और जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर से नीचे आना था. लेकिन द प्रॉब्लम इज़, जो आपका हॉट वाटर है वो तो ऑलरेडी टॉप पे ही है, उससे आगे और कितना राइज कर सकेगा, फर्दर तो वो लिक्विड में ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इट्स ऑलरेडी एट द टॉप. एंड ऑल्सो कोल्ड वाटर कैन नॉट गेट फर्दर डाउन क्योंकि कोल्ड वाटर पहले नीचे है. सो कन्वेक्शन आपकी इस सिचुएशन में नहीं प्रोड्यूस नहीं होगी. द थिंग इज़, इसके नीचे और स्पेस आपके पास होगी, लाइंस अगर नहीं भी हैं तो स्पेस में लिख लेना. अगर आपने इस लिक्विड पे कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि इसमें कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो, सो एक तो ये मेथड है कि यू हीट अप द लिक्विड एट द बॉटम, लेकिन आप कह रही हो कि मैंने उससे बॉटम पार्ट पे कुछ भी नहीं करना, मैंने उसके टॉप पार्ट पे ही करना है जो करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू स्टार्ट कूलिंग द लिक्विड एट द टॉप. सो वंस अगेन द बॉटम लाइन इज़, आप लिक्विड को टॉप से अगर हीट करोगी, सरफेस पे हीट करोगी, नो कन्वेक्शन टेक्स प्लेस. बट इफ़ यू कूल द लिक्विड एट द टॉप, then the convection would take place.